हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है और इस परीक्षा के लिहाज से हमने पिछले एक साल का करंट अफेयर कंपाइल करके आपके लिए कुछ वीडियोस के माध्यम से लाने का प्रयास किया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के खंड का यह तीसरा वीडियो है। उम्मीद है कि आपने पिछले 2 वीडियो भी देखे होंगे और आपको बहुत ही लाभदायी वो लग रहे होंगे। तो आइए तीसरे वीडियो में अपने पहली खबर से शुरू करते हैं। और पहली खबर है संबंधित है मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन से। अब आपने सुना होगा जैसे कि हरित क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी, नीली क्रांति थी, उसी तरह से एक मीठी क्रांति है। क्या है? शहद, जो कि स्वीट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। अब बात की जाए कि इसमें क्या है खबर, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने उत्तर प्रदेश में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। किस प्रकार की वैन है? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। तो इसका काम क्या है? शहद की प्रोसेसिंग करना है। यह कुछ ही घंटों में कई किलो शहद को प्रोसेस कर सकती है। ठीक, तो KVIC के हनी मिशन के तहत एक प्रमुख पहल है। किसके तहत है? एक हनी मिशन है जिसके तहत यह प्रमुख पहल है। कौन सी? पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इस प्रकार की और भी वैन अभी आने वाली हैं। यह शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने की ओर एक कदम है। अब इसी में और बात महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है? स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन शहद उत्पादन से संबंधित है। शहद उत्पादन से संबंधित है। यह एपीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। अब एपीकल्चर का मतलब साफ साफ ये है कि जो मधुमक्खी के उत्पाद हैं उनसे संबंधित है। इसमें मधुमक्खी पालन होता है और उस मधुमक्खी पालन के माध्यम से हम शहद की प्राप्ति करते हैं। और शहद के अलावा भी और सारी चीजें होती हैं जिसको कि बी वैक्स कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी मोम कहते हैं। यह देश में शहद उत्पादन में वृद्धि पर जोर देने के लिए एक रणनीतिक कदम है। मीठी क्रांति का उद्देश्य गुणवत्ता वाले शहद और अन्य संबंधित उत्पादों जैसे कि रॉयल जेली, बी वैक्स, पराग आदि के उत्पादन में तेजी लाना है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मतलब कि इससे क्या होगा, जो ग्रामीण ऐसे इलाके हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां के लोग जो कि बेरोजगार हैं, वह इसके माध्यम से, छोटे जमीन जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है खेती करने के लिए, वह इसमें पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। कृषि एवं उद्यानिकी उपज तथा किसानों की आय को बढ़ाना। किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी अगर वह इस ओर बढ़ेंगे तो। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना। अगर यह जो शहद है यह बहुत ही अच्छा पोषण देगा। उसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शहद का उत्पादन करना जिसके माध्यम से हम उसका निर्यात भी कर सकें। उसके लिए गुणवत्ता होनी जरूरी है। अब हनी मिशन कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इसे KVIC द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान लॉन्च किया गया था। यह मधुमक्खी उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण भारत में जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों, आदिवासियों व बेरोजगार युवाओं के बीच आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लाभदायक रहेगा। इस मिशन के तहत किसानों या मधुमक्खी पालकों को सुविधाएं मिलेंगी और वह सुविधाएं कुछ इस प्रकार की हैं। पहला तो यह होगा कि उनको मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ मधुमक्खी पालन के उपकरणों का ज्ञान भी दिया जाएगा कि किस प्रकार के उपकरण उपयोग में आते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अलावा उसकी जो किस प्रकार से वह बनाया गया है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है, उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से उसका सुधार करवा सकते हैं, बहुत सारी बातें उसमें रहेंगी। शहद निष्कर्षण और बी वैक्स शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब कि जो मैंने आपसे बताया था बी वैक्स, यह भी एक मधुमक्खी उत्पाद है जो कि छत्ते में मौजूद रहता है और यह शहद तो होता ही है, इसका निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है यह भी बताया जाएगा। अब बात की जाए विश्व में चीन, मैक्सिको, रूस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख शहद उत्पादक देश हैं और विश्व की लगभग 55% हिस्सेदारी उनकी है। किसमें है? शहद के मामले में है। और इनमें जो चीन है वो सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 1.2 लाख टन शहद का उत्पादन होता है और इसे अभी और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्यों? यह आवश्यकता इसलिए है कि अभी जो वैश्विक बाजार है, जहां पे कुल अगर शहद का जो मूल्य है
वार्षिक रूप से देखा जाए तो $550 मिलियन के आसपास है, जिसका आने वाले कुछ 3 से 4 2025 तक में $1130 मिलियन तक का मूल्य हो जाएगा। तो उसमें भारत का योगदान कितना होगा, यह देखने लायक होगा। अगली जो खबर है हमारी, नजफगढ़ झील पुनर्नवीकरण योजना, ठीक है, इससे संबंधित है। यह वही झील है। कौन सी झील है? यह नजफगढ़ झील है। अब नजफगढ़ झील कहां पर है? तो यह स्थित है जो कहां पे है? दिल्ली और हरियाणा के बीच में, बॉर्डर पर। इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना यानी कि ईएमपी को लागू करने का निर्देश दिया है। किसके लिए दिया है? नजफगढ़ झील के संदर्भ में दिया है। इस योजना को दोनों सरकारों द्वारा एक सीमावर्ती आर्द्र भूमि नजफगढ़ झील के कायाकल्प और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है कि जो नजफगढ़ झील है इसका कायाकल्प किया जा सके। लेकिन यह कायाकल्प और संरक्षण क्यों किया जा सके? जो यह नजफगढ़ झील है, नजफगढ़ झील जो बनी है नजफगढ़ नाले की वजह से बनी है। अब बात की जाए, नजफगढ़ नाला जो है वह लगभग 41-42 किलोमीटर के आसपास लंबा है, जिसमें जो कि दिल्ली में है, मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा में है। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ही गंदा है। दरअसल यह खासियत नहीं है, खासियत ना बिल्कुल भी नहीं है, यह बहुत ही गंदा हो चुका है क्योंकि इसमें अनट्रीटेड सीवेज है। अगर अनट्रीटेड सीवेज है तो आप समझ सकते हैं उसकी हालात कैसे होंगे। उसकी हालत बहुत खराब है और उसकी वजह भी है कि इसकी चिंता की बात है क्योंकि यही नजफगढ़ जो नाला था, एक समय इसको साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था और वही साहिबी नदी आज एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, जो कि एक प्रदूषित नाले के रूप में जानी जाती है क्योंकि उसमें अनट्रीटेड सीवेज है। और इसी की वजह से जो लास्ट में जब वही जो नाला है उससे जाके नजफगढ़ झील बनती है, जो कि 7 किलोमीटर लंबी है। और इसी झील में गंदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। इससे बचने के लिए कायाकल्प और संरक्षण के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। तो क्या है यह पर्यावरण प्रबंधन योजना? सर्वोच्च प्राथमिकता नजफगढ़ झील और उसके क्षेत्र को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इसके पहले जो नियम था वह 2010 का था और अब 2017 के नियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। यह योजना आर्द्र भूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करती है। तो कुछ गतिविधियां हैं, मानव की गतिविधियां हैं जिनको वह प्रतिबंधित और विनियमित करती है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि इसको हम साफ सुथरा बना सकें और उसको और गंदा ना कर सकें। यह झील प्रवासी और निवासी जल पक्षियों के आवास के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ के पक्षी हैं? अगर बात की जाए, निवासी तो यहीं के हैं, प्रवासी पक्षी कहाँ के आते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, साइबेरिया है, वहाँ के पक्षी काफी मात्रा में आते हैं। तो बात की जाए अभी पिछले कुछ सालों में इनकी जो संख्या है वह काफी कम हुई है। मतलब कि अगर 60-65 हजार प्रवासी पक्षी आ रहे थे तो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 1-2 वर्षों में यह देखा गया है कि इनकी संख्या घट के 30 से 35-40 हजार तक ही सिमट कर रह गई है। कुछ लोगों का यह मानना है कि या तो वजह है कि प्रदूषण की वजह से प्रवासी पक्षी इधर अब नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि कुछ पक्षियों ने और भी विकल्प तलाश लिए हैं, वह उधर बढ़ गए हैं। लेकिन यही मान के चलना उचित होगा कि प्रदूषण एक मुख्य वजह है, तभी इसके ऊपर कार्यवाही की जा सकेगी। यह योजना झील प्रदूषण में योगदान करने वाले सभी नालों की पहचान का भी प्रस्ताव करती है। अब जान लेते हैं नजफगढ़ झील के बारे में। यह झील नेशनल हाईवे 48 पर गुरुग्राम रजोकरी सीमा के निकट दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक प्राकृतिक अवतलित भूमि में स्थित है। यह झील सीवेज से भरी हुई है। इस झील का कुछ भाग हरियाणा राज्य के अंतर्गत भी आता है। इस झील में 281 पक्षी प्रजातियां, जिनमें मिस्र के गिद्ध, सारस, क्रेन, स्टेपी ईगल आदि पक्षी भी रहते हैं, आते हैं। अब बात की जाए आर्द्र भूमि की। आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच स्थित एक संक्रमणकालीन भूमि है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसी से जुड़ी एक बात है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में कुछ हुआ था, जिसके बारे में आपको जानकारी है, रामसर कन्वेंशन। और उसी के वजह से ही
भारत में कुछ रामसर साइट्स भी हैं। अगर बात की जाए अभी भारत में कितनी रामसर साइट हैं, तो भारत में अभी 49 रामसर साइट हैं। ये रामसर साइट क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है उन्हें हम रामसर साइट की एक सूची है उसमें डालते हैं। तो भारत में वर्तमान में कितनी है? 49 है। यहां जल स्तर आमतौर पर भूमि की सतह पर या उसके निकट या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। किस प्रकार की? 3 चीजें आप देखिए, भूमि की सतह पर या उसके निकट या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल वहां के पर्यावरण और पादप पशु जीवन को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक कारण होता है। अगली खबर हमारी है केज एक्वाकल्चर से। अब आप ये देख सकते हैं, ये पानी में ये केज बने हुए हैं और यहीं पे एक्वाकल्चर यानी कि मछली पालन से संबंधित खबर है। तो आइए जानते हैं क्या है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा केज एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जॉइंट्स विषय पर एक वेबिनार का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। सरकार द्वारा केज रिजर्वायर को बढ़ावा देने के लिए निवेश के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब इस वेबिनार में यह बताया गया कि सरकार ने कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY के तहत शुरू किया जा रहा है। केज एक्वाकल्चर आखिर है क्या, यह जान लें। केज कल्चर एक जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली है जहां मछलियों को फ्लोटिंग नेट पेन या केज या पिंजरे में रखा जाता है। यह एक्वाकल्चर प्रणाली फ्लोटिंग फ्रेम, जाल और मूरिंग सिस्टम यानी कि रस्सी, बोया आदि के साथ से बनी होती है। तो यह एक प्रकार का फ्रेम होता है या इसको कह सकते हैं जाल होता है जहां पर कि मछलियों को पाला जाता है। इससे मछलियों को पालने और पकड़ने के लिए गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल होता है। यह जो फ्रेम या जाल होता है यह पानी में तैरता हुआ रहता है और यह कैसा होगा? या तो चौकोर हो सकता है या तो गोल हो सकता है। मछली इसमें पाली भी जाएगी और पकड़ी भी जाएगी। यह कहाँ हो सकता है? यह हर जगह हो सकता है, यानी कि समुद्र में भी हो सकता है, मतलब खारे पानी में भी हो सकता है और मीठे पानी में भी, झील वगैरह में भी हो सकता है, नदी वगैरह में भी हो सकता है। यह जलाशय नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जाता है। इस तरह मछलियों को ऑक्सीजन तथा अन्य उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियां मिलती रहें। मतलब कि जब ये ऐसी जगह पर होगा जहां नदी, झील या समुद्र हैं, तो जो ऑक्सीजन है या उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियां हैं वह उन्हें मिलती रहेंगी, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर वे प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती हैं। तो मौजूदा जल संसाधनों का उपयोग भी वह कर सकेंगी। और जो मौजूदा जल संसाधन हैं, जो मौजूद हैं, हम वहीं पे मछली पालन करेंगे। हमें अलग से कोई ऐसा निर्माण नहीं करना होगा मछली पालन के लिए। तो यह काफी सस्ता भी है कि जहां पर प्राकृतिक जो वातावरण है वह मिल सकेगा। अब केज एक्वाकल्चर के बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए कि देश में सी केज फार्मिंग केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI द्वारा कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के समर्थन से किया जा रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सी केज फार्मिंग की। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2005 में। कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हुई थी। कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है और मछली आबादी का बेहतर नियंत्रण कम निवेश के साथ हो जाता है। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के लिए यह पर्याप्त अवसर भी प्रदान करता है। मछलियों की गैर मौसमी आपूर्ति को बनाए रखने में भी मदद करता है। मतलब कि जो मौसम मछलियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है वह उनके लिए यहां पे मददगार हो जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक आवास है उनका। अगली खबर है तटीय सुवेद्यता सूचकांक यानी कि CVI। अब आप यह देख लीजिए, जो भारत का नक्शा है वहां पर समुद्र तट कहां से शुरू होता है? यहां से ये आपका समुद्र तट है और ये जाते हुए यहां से लेकर यहां तक ये पूरा भारत का समुद्र तट है। उसी से संबंधित है तटीय सुवेद्यता सूचकांक। अब इससे संबंधित खबर में कुछ चीजें समझनी चाहिए। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि INCOIS ने तटीय सुवेद्यता मूल्यांकन किया है। राज्यों के स्तर पर संपूर्ण भारतीय तट के लिए तटीय सुवेद्यता सूचकांक तैयार करने में सहायता की है। किसने? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने।
आखिर ये तटीय सुभेद्यता सूचकांक क्या है? तो INCOIS ने 156 मानचित्रों वाला एक एटलस निकाला है। कितने मानचित्र हैं? 156 मानचित्र हैं। इनका पैमाना क्या है? इनका पैमाना रहेगा 1:1,00,000, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर का अनुपात रहेगा इस किसमें? मानचित्र में। और कितने हैं? 156 है। अब तटीय भेद्यता एक स्थानिक अवधारणा है। मतलब क्या है कि उन लोगों और स्थानों की पहचान जो तटीय खतरों से उत्पन्न समस्याओं के लिए अति संवेदनशील है। अब आप यह सोचिए कि तटीय खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि कोई तटीय तूफान आ जाए या तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाए, तो जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, उस तरह से ऐसी कौन कौन से स्थान हैं भारत के तटों में, तो उन्हें अति संवेदनशील माना जाएगा। तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से भौतिक परिवर्तन होंगे। मतलब कि जब समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी तो भौतिक परिवर्तन भी होंगे वहां पे। समुद्र के स्तर में वृद्धि कुछ मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे कैसे? ज्वारीय सीमा, लहर की ऊंचाई, तटीय ढलान, तटीय ऊंचाई, तट रेखा परिवर्तन दर आदि। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके बारे में भी जान लेते हैं। INCOIS, जिसके बारे में पिछली स्लाइड में भी आपने देखा था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन है यह। कौन? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में हुई थी। यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की एक इकाई है जो कि हैदराबाद में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है? सतत सागरीय प्रेक्षण और केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकार और सामाजिक समुदाय को आंकड़े, सूचना और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। अगली खबर है हमारी ब्लू ब्लॉब से। यह नया शब्द आपने सुना होगा, ब्लू ब्लॉब। उससे संबंधित यह फोटो है, देख लीजिए, आगे आपको खबर में भी समझने में आसानी होगी। अभी हाल ही में एक अध्ययन हुआ है, तापमान नियंत्रण में नहीं रहने से जलवायु परिवर्तन बड़े पैमाने पर ब्लू ब्लॉब को प्रभावित कर सकता है। यह अध्ययन किसने किया है? जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामक एक जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है। अब बात आती है कि यह ब्लू ब्लॉब है क्या? आखिर ये ब्लू ब्लॉब क्या है? हम जब जानेंगे तभी तो हम समझेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसका नुकसान क्या है और इसका क्या दूरगामी अभी परिणाम होने वाला है। ब्लू ब्लॉब उत्तरी अटलांटिक महासागर का कूल पैच है। यह कहां पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहां पे? आइसलैंड और जो ग्रीनलैंड है उसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति आपको दिमाग में नक्शे में आ गई होगी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और वहां पे कौन कौन सी जगह? आइसलैंड और जो ग्रीनलैंड है उसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, 2015 में यह आसपास के पानी की तुलना में 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहा। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में यहां पे बताया था कि यह कूल पैच है। ठीक है, और यह जो है पानी की तुलना में कितना ठंडा रहा? 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहा, मतलब पानी से ज्यादा ठंडा रहा, तभी तो यह कूल पैच है। तो आइसलैंड के ग्लेशियर्स की बर्फ हर साल 11 गीगा टन की दर से पिघल रही है, लेकिन 2011 में इस कूल पैच के उभरने से यह दर एक वर्ष में 5 गीगा टन तक रह गई है। मतलब क्या हो रहा था कि जो ग्लेशियर हैं, कहां पे? आइसलैंड के पास जो ग्लेशियर है आइसलैंड के, वो ग्लेशियर पिघल रहे थे बहुत तेजी से। लेकिन जब 2011 में कूल पैच उभरने लगे तो कूल पैच के उभरने से क्या हुआ कि यह दर एक वर्ष में 5 गीगा टन तक पहुंच गई, जो कि देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें हमें और समझनी पड़ेंगी। फिलहाल के लिए तो यह स्थिति आ रही है कि अगर कूल पैच अगर नहीं हो तो यह और तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे, लेकिन कूल पैच की वजह से ग्लेशियर उतनी तेजी से नहीं पिघल रहे हैं। अब चूंकि कूल पैच है और हम यह समझ लें कि यह थोड़ा कम चिंताजनक है, तो इस बात को थोड़ी और अच्छे से समझना होगा। इसको आगे चल के भी समझते हैं। शेष आर्कटिक क्षेत्र कथित तौर पर वैश्विक औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, जैसे बाकी का जो आर्कटिक क्षेत्र है वह जो है वैश्विक औसत से कितनी गति से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, और लगभग जहां भी ग्लेशियर है वह गर्म हो ही रहा है और एक धीरे धीरे पिघल भी रहा है।
लेकिन यह क्षेत्र जो है जहां ये कूल पैच आ गया है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर जो है गिर रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? तो पहले अब मैं आपको थोड़ा सा दो चीजें बता देता हूं इसके बारे में। जो ये ब्लू ब्लॉब है ये कैसे अस्तित्व में आया, इसके पीछे कुछ वजह भी है, उसे हमें समझना होगा। जैसे कि एक बड़ी वजह है अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट, यानी कि जो जलधारा है उस जलधारा की जो गति है वह काफी कम हो गई है। मतलब पूरे वो जो जलधारा जिस प्रकार से वह फ्लो करती है, तो उसकी जो गर्म जलधारा है वह ग्रीनलैंड तक जो पहुंचती है उसमें गति में कमी आई है। और उस गति में कमी आने की वजह से क्या हुआ है कि पर्याप्त जो गर्म जलधारा नहीं पहुंच पा रही थी, तो ऊष्मा जो है उस गति से नहीं पहुंच पा रही है। और जब उस गति से ऊष्मा नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि वहां पे और ज्यादा जो वहां का माहौल है वो और ठंडा हो जाएगा। तो यही चीज हो रही। एक रीजन तो यह है कि जो यह जलधारा है वह पर्याप्त स्पीड से, अपने जो पुरानी स्पीड है उससे नहीं चल रही। और ऐसा नहीं कि इसकी रफ्तार अभी कुछ समय से ही कम हुई है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से इसकी रफ्तार जो है जलधारा की थोड़ी कम हुई है। तो यह ग्रीनलैंड में पहुंचते पहुंचते इसकी जो रफ्तार है वह कम हो जाती है, पर्याप्त ऊष्मा नहीं पहुंचता। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है जहां पे यह ब्लू ब्लॉब उभरे हैं उसकी वजह यह भी है कि जो यहाँ पे जो आसमान है, जो बादल हैं, वह बहुत ही कम ऊंचाई पर आ गए हैं, बहुत नीचे आ चुके हैं। तो वहां पे क्या होता है कि लो लेवल होने की वजह से उनका एल्बिडो बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे ये बादल है और सूर्य का प्रकाश है, आके सारा वहां से परावर्तित हो जाता है। उस वजह से जो उस सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा आती थी, जो थोड़ी सी तापमान बढ़ सकता था, वह तापमान भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये दो वजह प्रमुख हैं जिसकी वजह से ब्लू ब्लॉब उभरा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो इस ब्लू ब्लॉब का भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रहेगा। ऐसा अंदाजा है कि लगभग 2 से 3 दशक में यह ब्लू ब्लॉब धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगे। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है, चूंकि जो इस ब्लू ब्लॉब के उभरने का कारण है, एक तो इस जलधारा की रफ्तार में कमी है, दूसरा ये बादल के नीचे आने की वजह है। तो अब चूंकि पूरे विश्व में तो ऐसा कोई प्रभाव है नहीं, सिर्फ इसी जगह पे ऐसा प्रभाव आ रहा है, तो हमें पता है कि जैसे ही ये कारण अगर थोड़ी सी बदलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। अब ब्लू ब्लॉब का जो प्रभाव है वो समझ लेते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक है। जो आसपास के ग्लेशियर हैं, फिलहाल के लिए अगर जो इसका फायदा दिख रहा है कि जो आसपास के ग्लेशियर हैं उनकी पिघलने की प्रक्रिया थोड़ी इस वक्त कुछ समय के लिए धीरे हो गई है। जब तक ये रहेंगे तब तक ये धीमे भी रहेगी। इनके ऊपर से बहने वाली हवा के तापमान में कमी आएगी, जो हवा इनसे गुजर के जाएगी उनके तापमान में जरूर कमी आएगी। यह आइसलैंड के आसपास के वातावरण को ठंडा रखेगी, जिससे बर्फ कम पिघलती रहे। और इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं? ब्लू ब्लॉब ग्लेशियरों के बड़े पैमाने पर पिघलने को धीमा कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताया था कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। बढ़ता तापमान शीतलन प्रभाव में कमी कर देगा, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन द्वीप समूह स्वालबार्ड में 2050 के दशक के मध्य तक बर्फ की तेजी से पिघलने की दर के जैसा है। इस खोज से आर्कटिक को समझने में भी थोड़ी सी आसानी हो सकती है, और अनुमान है कि 2100 यानी कि 2100 तक आइसलैंड के 1/3 ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। और बात की जाए 2300 तक की, और तब तक में आइसलैंड का कोई भी ग्लेशियर नहीं बचेगा। जलवायु परिवर्तन के बढ़ने पर आइसलैंड के ग्लेशियर की गायब होने की आशंका बनी ही हुई है, और यह बनी ही रहेगी लगभग। अगली खबर है हमारा मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन से। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन क्या है इसको समझ लेते हैं, और यह क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है। आप इस मैप को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एजियन सागर है, यहाँ पे ब्लैक सी है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा है, इसी से संबंधित खबर है। तो यह क्या है? हाल ही में तुर्की मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के लिए को लागू करने के लिए तैयार हो गया। तो ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को लागू करने के लिए जो तैयार हुआ है तुर्की, वह क्यों हुआ है? यह कन्वेंशन उसे जो देता है, पहले तो ये जान लेते हैं क्या हक देता है। यह कन्वेंशन उसे भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों की आवाजाही को सीमित करने की अनुमति देता है। अगर हम बात करें रूसी युद्धपोत को सीमित करने की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो जब यह युद्ध शुरू हुआ था कुछ महीने पहले, तो इस युद्ध की शुरुआत में जैसे युद्ध शुरू हुआ और यह बात पूरे विश्व ने मान ली कि हाँ युद्ध शुरू हो चुका है, तो चूंकि यह कन्वेंशन ही ऐसा था जो कि तुर्की को यह ताकत देता है, यह शक्ति देता है कि वह भूमध्य सागर और काला सागर के बीच
रूसी युद्धपोतों की आवाजाही को सीमित करने की अनुमति देगा। मतलब कि यह सिर्फ रूस के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए रूस में है, लेकिन और भी अगर कोई देश युद्ध में सम्मिलित रहे, कोई भी देश रहे जो युद्ध से जुड़ा रहे, उसकी आवाजाही, उसके युद्धपोतों की आवाजाही को तुर्की सीमित कर सकता है। किसके माध्यम से? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के माध्यम से। तो अब जान लेते हैं कि मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन क्या है। जल डमरू मध्य के शासन के संबंध में कन्वेंशन हुआ था, जिसे आमतौर पर मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन कहते हैं। अब यह तुर्की में बोस्फोरस और डार्डानेल्स जल डमरू मध्य को नियंत्रित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और यह समझौता कब हुआ था? 20 जुलाई 1936 को यह समझौता हुआ था, बहुत पहले हो चुका था। स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स पैलेस में हुआ था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। और यह नवंबर 1936 में प्रभावी हुआ। अब यह बात की जाए कि यह किस प्रकार का है, कि यह युद्ध की जो स्थिति में है, यह समझौता है। किससे संबंधित है? जब कोई युद्ध होगा तो उसकी स्थिति में क्या कुछ चीजें हैं, प्रक्रियाएं हैं जो अपनाई जा सकती हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तुर्की को नौसैनिक युद्धपोतों के पारगमन को विनियमित करने की शक्ति मिलती है। दूसरी बात, संघर्ष में शामिल देशों से संबंधित युद्धपोतों के लिए जल डमरू मध्य को अवरुद्ध कर सकता है। कौन कर सकता है? तुर्की कर सकता है। यह घोषणा तुर्की को मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को सक्रिय करने के लिए अधिकृत करती है। मतलब यह किस आधार पर कर सकता है? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को सक्रिय कर सकता है जब कौन सी स्थिति हो? युद्ध से संबंधित स्थिति उत्पन्न हुई हो। अगली खबर है खबरों में करेवा। आप यह देख सकते हैं, यह करेवा है, लेकिन यह ऐसे था पहले, अभी स्थिति हालात उसके कुछ ऐसे होते जा रहे हैं। क्या है? कश्मीर की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा कहते हैं। ठीक, इस विकास के नाम पर नष्ट, मतलब इसे क्या किया जा रहा है? विकास के नाम पर पिछले कुछ दशकों में जो वहां पे, कहां पे? कश्मीर में विकास किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि मिट्टी की आवश्यकता होती है, जैसे कहीं पे सड़क बनानी है और कहीं पे कुछ इंडस्ट्री लगानी है, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे मिट्टी की कटाई खुदाई करनी पड़ती है। तो उसी से संबंधित है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है? या करेवा नष्ट हो रहा है। स्थानीय लोगों को काफी खतरा भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। तो करेवा क्या है? करेवा शब्द कश्मीरी बोली से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊंचा पठार। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन ने किया था। यह नाम आपने सुना होगा, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। कब किया था? 1859 में। और बाद में किसने? 1878 में किया था। किसने? लीडेकर ने किया था। करेवा अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको पता रहे कि किस प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है। और कितनी है? अत्यधिक उपजाऊ है। और बलुआ पत्थर जैसे अन्य तलछट से बना है। ये केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति पैदा करता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में खेती होती भी है। आपने सुना भी होगा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आप याद कर लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है। केसर हो गया, बादाम हो गया, सेब हो गए, तथा और भी हैं। किस प्रकार के हैं? लेकिन नकदी फसल है। अब करेवा का महत्व क्या है? कश्मीरी केसर की खेती करेवाओं पर की जाती है। कश्मीरी केसर बहुत फेमस है, न सिर्फ भारत में, विश्व में भी, आपको पता ही है। कश्मीरी केसर को 2020 में जीआई टैग भी दिया गया था। यह अपने गहरे लाल रंग, उच्च सुगंध और कड़वे स्वाद के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। करेवा तलछट कई मानव सभ्यताओं और बस्तियों के जीवाश्म और अवशेषों का इतिहास भी बताता है। और इसमें दर्ज भी है, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, उसमें इतिहास दबा हुआ है, कई चीजें हैं उसमें। घाटी में करेवाओं को सबसे उपजाऊ स्थान की मान्यता प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, अभी हमने बात की थी। इन करेवाओं की उर्वरता इनके गठन के लंबे इतिहास का परिणाम है। यह प्लीस्टोसीन काल मतलब क्या हो गया? 2.6 मिलियन वर्ष, जिसको हम कह सकते हैं 11,700 वर्ष के दौरान, मतलब पूर्व यह बना था। पीर पंजाल रेंज ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया। मतलब इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ कि वहां पर 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली एक झील का निर्माण हो गया। और जब कुछ अगली शताब्दियों में इसका जल कम हो गया और पहाड़ों के बीच झील सूख गए, तो वह क्या बन गए? वह करेवा बन गए।
यही उपजाऊ मिट्टी बन गई। अब संकट क्या है करेवा के लिए? अपने कृषि और पुरातात्विक महत्व के बावजूद निर्माण कार्यों के लिए करेवा की खुदाई की जा रही है। जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट हो गया, बडगाम में दामोदर करेवा पर बना है, ठीक है। 58 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए एक पुलवामा और बडगाम जिलों में 2 अन्य करेवा भी खोदे जा रहे हैं। मतलब यह कार्य भी जारी है, सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई अलग अलग जगहों पर खुदाई का कार्य जारी है। करेवा के विनाश से झेलम जैसी नदियों में गाद का जमाव हो गया, जिससे कि बाढ़ के हालात भी बनते जा रहे हैं। अगली खबर हमारी कोयना बांध से है। यह वो बांध है। कोयना प्रोजेक्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यानी कि कैग ने अभी हाल में क्या किया है, एक बयान दिया है, जिसमें बताया गया है कोयना परियोजना के लिए संशोधित अनुदान जो था 6 साल से ज्यादा समय तक फंसा रहा। अब 6 साल से ज्यादा समय तक फंसा रहेगा अगर अनुदान, तो निर्माण कार्य में तेजी नहीं आ पाएगी, समय पर वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो जान लेते हैं कोयना बांध के बारे में। महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांध में से एक सतारा जिले में स्थित है। तो आप इसकी अवस्थिति समझ चुके हैं, कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य में है और सतारा जिले में है। यह बांध पश्चिमी घाट में चिपलून और कराड के बीच राजकीय राजमार्ग पर स्थित है, मतलब नेशनल हाईवे पर नहीं है। कोयना नदी पर बना मलबे और कंक्रीट का बांध है। यह किस पर बना है? कोयना बांध है, नाम से ही पता चलता है, और यह कोयना नदी पर बना है। 5 नदियां जो महाबलेश्वर से निकलती हैं उनको पंचगंगा कहा जाता है। उन्हीं में से एक नदी यह है कोयना नदी। कोयना नदी का उद्गम सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित महाबलेश्वर से हुआ है, अभी मैंने बताया। तो यहां महाबलेश्वर से आसपास से कुल 5 नदियां बहती हैं जिन्हें पंचगंगा कहा जाता है। उनमें से एक नदी यह भी है। और यह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इससे पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पेयजल और पन बिजली की आपूर्ति भी होती है। वर्तमान में कोयला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का 5वां चरण निर्माणाधीन है, 4 पूरे हो चुके हैं। मानसून के समय बाढ़ नियंत्रण में यह जो बांध है काफी सहायता पहुंचाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है, कैचमेंट एरिया है, कोयना नदी के जल प्रवाह को रोककर शिवसागर झील, कौन सी है? शिवसागर झील का निर्माण करता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर है, काफी लंबा है। कोयना नदी के बारे में कुछ और बातें। यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। जो 5 पंचगंगा की बात की थी उनमें से एक यह भी है। कृष्णा और कोयना नदी के संगम को प्रीति संगम भी कहा जाता है। आपसे अगर सवाल आ जाए प्रीति संगम किसे कहा जाता है कि इन 2 नदियों को, तो कृष्णा और कोयना। कोयना नदी की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? केरा, वांग, मोरना और महिंद। अगली खबर है ग्लासगो में COP26, उसी संबंधित यह फोटो है। ग्लासगो में COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? अभी हाल ही में। शिखर सम्मेलन में भारत ने कुछ अपनी प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की हैं। प्रतिबद्धताएं कौन कौन सी हैं? भारतीय प्रधानमंत्री ने COP26 में जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की 5 प्रतिबद्धताएं दी हैं। 5 कौन कौन सी हैं? पहली है, वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। यह हो गई पहली प्रतिबद्धता। दूसरी, वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। तीसरी है, वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना है। अब से वर्ष 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती भी करना है। और अगला है, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। किस लक्ष्य की बात हो रही है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब आपको याद आ रहा होगा कि कॉप जो है, इस कॉप सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार जरा देखिए। अब बात है कि यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन मतलब नेट जीरो उत्सर्जन आखिर क्या है? इसे कार्बन तटस्थता के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी देश के ग्रीन हाउस गैस
का उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने द्वारा होती है। मतलब कि कोई देश है, कुछ मात्रा में, मान लीजिए कि वह बहुत कोशिश करेगा, फिर भी कुछ मात्रा में तो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करेगा ही करेगा, बिल्कुल जीरो नहीं कर देगा। नेट जीरो का मतलब यह नहीं कि वह जीरो, कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ही नहीं हो रहा है। उत्सर्जन तो मान लीजिए होगा, लेकिन वह जो उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन के बदले में वह क्या करेगा, वह करेगा ये कि कुछ मात्रा में उस उत्सर्जन, जो उत्सर्जन हुआ है, उसका अवशोषण भी खुद ही कर लेगा वह देश। वह देश अपना उत्सर्जन उस कार्बन का कैसे करेगा, उत्सर्जन ऐसे करेगा जो उस देश में वन है। जब वहां पे वन होंगे, वह क्या काम करते हैं, कार्बन स्टॉक का काम करते हैं। मतलब कि अब इसमें आगे आप देखिए, कार्बन सिंक के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण में अवशोषित ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है। मतलब कि कार्बन सिंक जब होगा, कार्बन उत्सर्जन जब होगा, और वह इस प्रकार से होगा कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, नेट जीरो उत्सर्जन कहेंगे। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर भारत जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु समानता पर भी जोर दे रहा है। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के अनुसार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित अधिकांश यूरोपीय देशों ने वैश्विक कार्बन बजट के अपने हिस्से को पार कर लिया है। मतलब कि ऐसे देश हैं, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश यूरोपीय देश ऐसे हैं, उनका जो हिस्सा था वैश्विक कार्बन बजट में, उसे वह पार कर चुके हैं। लेकिन बात की जाए भारत, चीन और अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिकी देशों की, तो उन्होंने अपने उचित हिस्से से बहुत कम खपत की है। मतलब उनका हक जो है वह अभी इस मामले में वैश्विक कार्बन बजट में ज्यादा है। COP 26 के दौरान चर्चा के अन्य मुद्दे भी थे, जैसे था मीथेन प्लेज, यानी यूरोपीय संघ और अमेरिका के शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संकल्प लिया गया। इसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की बात की गई। यही वो संकल्प है। संकल्प की बात यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 0.2 डिग्री सेल्सियस तक कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? CO2 के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान किसका है? मीथेन का है। अब आप कहेंगे कि मीथेन जो है जलवायु में CO2 के मुकाबले तो काफी कम है। बिल्कुल, CO2 के मुकाबले मीथेन जलवायु में काफी कम है, लेकिन वह अपना प्रभाव 80 गुना अधिक दिखाती है। मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मीथेन CO2 की तुलना में वातावरण में अधिक अल्पकालिक, लेकिन पृथ्वी को गर्म करने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। जो बात अभी मैंने आपसे बताई, मीथेन के स्रोतों में लैंडफिल, तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियां, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अगला है निर्वनीकरण संकल्प। 100 से अधिक देशों ने दशक के अंत तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का संकल्प लिया है। यह सब किस में बात चल रही है? अभी आपने जितनी भी अभी चीजें समझी हैं, सबसे पहले तो आपने ये देख लीजिए कि ये सब जो कॉप से संबंधित है। एक तो नेट जीरो उत्सर्जन की बात हुई है, उसके बाद क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर की बात हुई है, उसके बाद हमने बात की है मीथेन प्लेस की, और मीथेन प्लेस के बाद हमारी बात किस पे आई है? निर्वनीकरण संकल्प से। और यह सब किससे संबंधित है? ग्लासगो में COP 26 में हुई है। तो अब किसी बात थी कि 100 से अधिक देशों ने दशक के अंत तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का संकल्प लिया है। यह समझौता 2014 के न्यूयॉर्क वन घोषणा पत्र के हिस्से के रूप में माना जाएगा। इसके बाद क्या है? कॉल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। भारत जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कम से कम $1 ट्रिलियन के जलवायु वित्त की जरूरत बता रहा है। भारत ने सदस्यों से ISA आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि CDRI और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह सहित वैश्विक पहल का समर्थन का अनुरोध किया है। और यह बात किसने कही है? भारत ने कही है। इसके बाद एक और चीज है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप। इसको क्या कहा गया है? OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड ग्रुप का शुभारंभ किया गया है।
यह भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने की संबंधी एक पहल है। सरकारों का एक समूह शामिल है जिसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, क्या कहा जाएगा, ग्रीन जी, ग्रिड जी और इनिशिएटिव आई। तो GGI, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड ग्रुप कहा जा सकता है। GGI का उद्देश्य क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को कम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और बाजार संरचनाओं में सुधारों को गति देना है। इससे जुड़े मानकों को प्राप्त करने में मदद भी करना है। ISA के अनुसार वैश्विक सौर ग्रिड को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में क्या होगा? इंडियन ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जुड़ेगा। ये तीनों मिला के किसकी बात हो रही है? पहले चरण की। इससे बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सौर तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा किया जा सकेगा और इसमें पीक डिमांड भी शामिल होगा। इसके बाद दूसरे चरण में अफ्रीकी पावर पूल के साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए पावर ट्रांसमिशन ग्रिड के ग्लोबल इंटरकनेक्शन को कवर किया भी जाएगा। तो इसी के साथ COP26 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वह कवर हो गई और हमारा आज का वीडियो से जो संबंधित जितनी भी खबरें थी वह भी कवर हो गई हैं और जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी की कुछ अन्य खबरों के साथ में। उम्मीद है कि आप इस वीडियो का लाभ लेंगे और आपके लिए यह बहुत ही लाभदायी होगी। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।